हेलो फ्रेंड्स, शोले को डायरेक्ट किया है रमेश सिप्पी ने और इसमें स्टार्स हैं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और अमजद खान। 1975 में रिलीज हुई थी ये फिल्म और इसको 50 साल एग्जैक्टली हो गए और उसी उपलक्ष्य में इसको री रिलीज किया गया है और इसको ट्रीटमेंट दी गई है 4K और डॉल्बी डिजिटल साउंड के साथ। तो मैंने उसको दोबारा देखा है बहुत ही सालों बाद। इसको दोबारा मैंने इस फिल्म को देखा। वन ऑफ द अर्लीस्ट मेमोरी जहाँ तक शोले की बात है, मैं अर्ली 90s में हम लोग के यहाँ ऑडियो टेप्स हुआ करते थे उस समय, जहाँ की पूरी फिल्म थी। शोले का ही एकमात्र टेप था जो पूरी फिल्म थी ऑडियो फॉर्मेट में, और उसका एक एक लाइन, उसकी डायलॉग मुझे याद थे उस समय। मुझे अभी भी ये चीज़ याद है अच्छी तरह से। ये एकमात्र फिल्म है हिंदी सिनेमा में जिसका पब्लिकली और कल्चर पर इतना बड़ा इम्पैक्ट है। आप जो मेजर कैरेक्टर है वो तो सारे सब लोग जानते ही हैं। जो बैकग्राउंड, जो हिंचमैन है, जो सांबा और कालिया और अमजद खान का जो गब्बर है, मतलब एक एक कैरेक्टर का नाम आपको याद होगा। साइड कैरेक्टर्स हो, छोटा कैरेक्टर चाहे असरानी हो, उनका जेलर जो कि लिटरली शायद 2 सीन में कैमियो है उनका, एक तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे सीन्स में लोगों ने इतने इम्पैक्ट इस फिल्म में छोड़ा है उस कैरेक्टर्स ने। और राइटर्स हैं इसके वही जावेद अख्तर और सलीम, इन लोगों ने मिलकर ये फिल्म लिखी है। आई थिंक यही इसकी सबसे बड़ी विन है कि जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं और जो एक्टर्स को चुना गया है, चाहे सुरमा भोपाली हो, जय वीरू तो ऑब्वियसली है ही है। हर चीज़, आप एक एक कैरेक्टर को आप चुन लिए और उसका नाम आपने कहीं ना कहीं, इवन एज अब्दुल चाचा जो कि अब इंटरनेट मीम बन चुके हैं, वो भी सबको याद है। इतनी कमाल की फिल्म, और इस फिल्म को आज तक मेरे ख्याल से कोई सरपास नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा। अब तो खैर वो हम लोग इतनी ज़्यादा OTT के ज़माने में इतनी ज़्यादा मूवीज़ से बम्बार्डमेंट होती है कि आपके दिमाग में जगह ही नहीं है कि आप इस तरह की फिल्मों को पचा सकें या मेमोरी में रख सकें। बट उन दिनों में ऐसा नहीं था ना, आज से 20-30 साल पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। आप एक फिल्म को, मतलब ये फिल्म 5 साल चली थी। जब 1975 में रिलीज़ हुई थी तो महाराष्ट्र के एक थिएटर में ये 5 साल तक चली थी। तो आज आज के टाइम में तो कोई फिल्म इस तरह का सपना भी नहीं देख सकती। अगर 1 महीने चल जाती है तो वही बहुत बड़ी बात होती है। बट एनीवेज, बात करते हैं कि फिल्म मतलब टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाई है या फिर आउटडेटेड लगती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा। फिल्म वाकई टेक्निकल लेवल पे भी कमाल की है। जो 4K इन्होंने ट्रीटमेंट दिया है फिल्म का, फिल्म बहुत ही ब्राइट और विविड कलर्स लग रहे थे। और खासकर जो शुरू का जो ट्रेन सीक्वेंस है जहाँ पर वो डाकू ट्रेन के ऊपर ठाकुर और जय वीरू को चेज कर रहे हैं, वो चेज वाकई बहुत अच्छे से फिल्माया गया था। और अभी भी आई थिंक वो एक अच्छा एक्शन सीन है। वो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत क्लंकी और बेकार लगती हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो गुंडों को गोली नहीं लग रही है, कुछ भी स्प्लैटर नहीं है और वो नीचे गिर जा रहे हैं बिना के। बट वो चीज़ें माइनर, मैं कहूँगा माइनर दिक्कतें हैं कि जो कि ओवरऑल एक कमाल की फिल्म है। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि फिल्म एक कॉपी है वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका की। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। या एक अगर सीन अगर आप देखेंगे फिल्म में, जब थोड़ा सा मैं स्पॉइल करने जा रहा हूँ, आई थिंक जिस जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने शोले तो देखी ही ली होगी। जो गब्बर सिंह की फैमिली, जब ठाकुर की फैमिली को मैसेकर किया जा रहा था, आई थिंक वो जो सीन है पर्टिकुलरली वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका में जो सीन है जहाँ पर मैकाब की जो फैमिली है उसको मैसेकर किया जा रहा है, वो बिल्कुल मतलब उसकी टोन तक मैच कर खाती है। उसी तरह से इसे शूट किया गया है, उसी तरह से फिल्माया गया है। बट अगर आप इसे कॉपी भी मानेंगे ना, तभी भी मैं कहूँगा कि अगर आप, जैसे कि क्वेंटिन टैरेंटिनो ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जो ग्रेट डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, वो स्टील करते ही करते हैं कहीं ना कहीं से। लेकिन ये सही तरीका है स्टील करने का कि आपने उसको सिर्फ कॉपी नहीं किया गया, आपने उसको एकदम सरपास कर दिया है। अगर आज भी मुझे वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका और शोले के बीच में एक को चुनना पड़े तो मैं शोले को ही चुनूंगा। फिल्म के जो फनी सीन्स हैं वो वाकई फनी लगते हैं। चाहे असरानी का जेलर हो या सुरमा भोपाली हो, वो अभी भी वो चीज़ें फनी दिखती हैं। और आपको क्लाइमैक्स में आपको ज़रूर आंसू आ ही जाएंगे। कैरेक्टर्स हैं, इवन जय वीरू, जो आपस में इतने ज़्यादा जिगरी दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटीज़ कितनी अलग हैं। जहाँ अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर है जय, एकदम चुपचाप, ज़्यादा ना बोलने वाला, और दूसरी तरफ धर्मेंद्र का कैरेक्टर वो पक 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 बोलता ही रहता है। तो जो उन दोनों का कंट्रास्ट है, उन दोनों की दोस्ती वाकई बहुत ही निखर के आती है और एकदम आउटडेटेड नहीं लगता है कि आप इतनी पुरानी फिल्म देख रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जब बचपन में हम लोगों ने फिल्म देखी थी तो हमको लगता था कि हम जय वीरू की कहानी देख रहे हैं और सब कुछ वैसा ही था। जय वीरू, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन सबका है और
सारे एक्शन सीन्स में वो हैं, सब कुछ है। बट अब एज़ अ मैच्योर ऑडियंस अब मैंने देखी है फ़िल्म, तो मुझे लगा यार फ़िल्म तो ठाकुर की फ़िल्म है ये। पूरी की पूरी जो कहानी है वो ठाकुर की है। जय वीरू तो उसका एक हिस्सा है, बट कहानी जो डायरेक्टर कह रहा है रमेश सिप्पी, वह संजीव कुमार का जो कैरेक्टर है उसकी कह रहा है। और ये बहुत ही ऑब्वियस हो जाता है, बट जो कमाल की जो इसमें मतलब जो मास्टरी है राइटिंग की और डायरेक्शन की, वो ये है कि संजीव कुमार का कैरेक्टर से फ़िल्म शुरू भी होती है और लास्ट में ख़त्म भी होती है। शायद आखिरी फ्रेम संजीव कुमार का ही है। बट क्योंकि उन लोग का संजीव कुमार का जो टाइम है, जो मतलब स्क्रीन पे वो इतने कम समय के लिए हैं और ज़्यादा टाइम तक तो जय वीरू ही रहते हैं, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। तो ऐसा है ऑडियंस के मन में लगता है कि हम इन दोनों को देख रहे हैं। बट आई थिंक ये ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग है ये। फ़िल्म टेक्निकल लेवल पे उस समय भी बहुत कमाल की थी ये। मतलब ये पहली फ़िल्म थी कि जो 70 मिलीमीटर में रिलीज़ हुई थी। हालाँकि इसे शूट किया गया था 35 मिलीमीटर फ़िल्म पे, बट रिलीज़ इसको 70 मिलीमीटर पे किया गया था और 6 ट्रैक डॉल्बी स्टीरियोफोनिक साउंड था उस समय में, जो कि काफ़ी एडवांस था। तो मतलब कि कई चीज़ें ये फ़िल्म करती है कि जो कि हिंदी सिनेमा में पहली बार हुआ था। और ये फ़िल्म परफ़ेक्ट उदाहरण है कि लाइटनिंग इन द बॉटल, मतलब बिजली को आपने बॉटल में कैद किया, क्योंकि इसके डायरेक्टर जो रमेश सिप्पी हैं, इसके बाद इस तरह की कोई फ़िल्म नहीं बना पाए। मतलब इस तरह की फ़िल्म तो छोड़ ही दीजिए, इसके आस-पास भी ऐसी फ़िल्म नहीं बना पाए। आई थिंक कि जिस तरह की राइटिंग और जिस तरह की डायरेक्शन उन्होंने इस फ़िल्म में की, वो एकदम एक तुक्का तो नहीं कहना चाहिए कि बट वैसा ही कुछ, जैसे लाइटनिंग इन द बॉटल की अचानक हुआ होगा कि जो उनको भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि जिस तरह की डायरेक्शन चॉइसेस उन्होंने ली हैं इस फ़िल्म में, चाहे एक्शन जिस तरह से दिखाया हो, जिस तरह के गाने हों, मतलब जो उस तरह के उन्होंने किया है, वो कभी दोबारा अपने करियर में वो रिपीट नहीं कर पाए। आई थिंक कि जब 2002 में बीबीसी ने शायद ग्रेटेस्ट हिंदी मूवीज़ का नाम लिया था, तो उसमें ये फ़िल्म नंबर 1 थी। तो मैं तो कहूँगा कि फ़िल्म थिएटर्स में है, अगर आप चाहें तो इसे एक बार आप देख सकते हो, और कोशिश करिए कि अगर आपके साथ बच्चे हैं, अगर 10 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनके साथ देखिए। आई थिंक आप मज़ा आपको और दुगना आएगा। या तो जहाँ तक मेरे वर्डिक्ट की बात है, मैं क्या कहूँ, मैं इसको 5 में से 5 स्टार दूँगा। ये आउटस्टैंडिंग फ़िल्म है यार। ये टेस्ट ऑफ टाइम को पास करती है फ़िल्म। एकदम समय का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। आप अभी भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो या शोले, अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।